So good afternoon to all the dearest one. We have finished bonding and molecular structure in the previous class. Now we have to start with the questions of this chapter which are very important. We will see के 2 या 3 lecture में हम लोग पूरे questions complete कर लेंगे. According to me this chapter is considered as the heart of chemistry. Many chapters इससे related हैं और ये बहुत important है. तो पिछली क्लास में अपन ने हाइड्रोजन बॉन्ड ख़त्म कर लिया था. अब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद इसके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक होएगा वो होएगा क्वेश्चंस. तो अपन लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में, आप सब लोग लिखेंगे बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या क्वेश्चंस. तो अपन काय के क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं काय के, बॉन्डिंग के. तो क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं आज बॉन्डिंग वाले चैप्टर के. इस चैप्टर के क्वेश्चन उसी बच्चे को बहुत अच्छे समझ में आएंगे जो पूरा चैप्टर रिवाइज करा हुआ होगा. तो जब क्वेश्चंस आप करोगे तो फिर से एक आपके पास पूरी पिक्चर आ जाएगी चैप्टर की. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं. पहला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द लिविस डॉट सिंबल. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द लिविस डॉट symbols. Write the Lewis dot symbols of the following. ठीक है, हम लिविस डॉट सिंबल ले रहे हैं. क्या क्या है फॉलोइंग? Na, Mg, B, सल्फर, Al+3, S-2. बहुत से कुछ भी ले सकते हैं अपन. एक रिवीजन हमारा हो जाएगा कि जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने आपको लिविस डॉट सिंबल पढ़ाए थे. तो लिविस डॉट सिंबल कैसे लिखा जाता है? आपने एटम को लिखा, उसके आउटर शेल में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में हमें लगाना है. क्योंकि उसका नाम ही है लिविस डॉट. तो सबसे पहले जैसे हमें पहला हमारे पास Na है. वी नो दैट इन द आउटर शेल ऑफ सोडियम वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको हमें लगाना है. तो हम ऐसे करके ये हमारा लग गया. सेकंड हमारे पास जैसे मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है. उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम जो मैग्नीशियम में लगा रहे हैं वो हमारे हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं. आप ऐसे लगा सकते हो, कोई ऐसे लगा दे, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लगाना है. थर्ड हमारे पास जो आ रहा है वो है बोरोन. बोरोन के अंदर हमने पता है कि आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है. तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हम उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकिन इकट्ठा नहीं लगाना, एक एक करके लगाना है जब तक कि हम लगा सकते हैं. तो ये एक एक करके हमने बोरोन के लगा दिए. उसके बाद हमारे पास सल्फर आ रहा है. आई थिंक आपको पता है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है. उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑक्सीजन के नीचे होता है. इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप एक एक करके नहीं लगा सकते, तो आप उनको पेयर में लगाओगे. ये 2 आपके लग गए, ये 2 आपके लग गए, ये 2 आपके लग गए. उसके बाद बहुत बढ़िया आ रहा है आपके पास Al+3. एल्यूमिनियम का आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, बट Al+3 का मतलब कि वो तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए. तो अब एल्यूमिनियम के पास कुछ भी नहीं बचा, तो Al+3 में हम ऐसे ही रहने देंगे जैसा वो है. ये Al कर देंगे हम ऊपर और ऊपर +3 लगा देंगे. उसके बाद सल्फर हमारे पास आउटर शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -2? 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड. तो अब हम सल्फर को जब लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हमारे पास 8 हो गए. तो ये 2, 4, 6 और ये 8. तो ये हमारा लिविस डॉट सिंबल है. इन सारों का लिविस डॉट सिंबल हमने बना लिया है. अब आ रहा है सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ड्रॉ द लिविस स्ट्रक्चर. ड्रॉ द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग आयंस और मॉलिक्यूल्स. कुछ भी हो सकता है, आयंस या मॉलिक्यूल्स, किसी का भी हमें, बट हमें बनाना आना चाहिए लिविस स्ट्रक्चर. तो ड्रॉ द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग. इसमें पहला हमें दिया जा रहा है H2S. पहला हमें दे रहे हैं इसमें H2S. आपने वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है सब लोगों ने. यू नो वाटर इज बेंट इन शेप and sulfur is below oxygen only.
So it has also structure like water. It has a bent shape S. यहाँ पर एक H लगेगा, यहाँ एक H लगेगा। आपको पता है कि सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक यहाँ आ गया, इससे जुड़ गया, एक यहाँ इससे जुड़ गया, 2 हो गया, बचे कितने 4। वो 4 आएंगे जैसे ऑक्सीजन पे पानी पे आते हैं, ये 2 लोन पेयर सल्फर पे लग गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू लिविस स्ट्रक्चर। सेकेंड हमारे पास दिया जा रहा है SiCl4। सेकेंड जो हमें दे रहे हैं वो है SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज एग्जैक्टली लाइक कार्बन या मीथेन। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो 4 बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये 4, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। और 6 वही 4Cl से वो जुड़ जाएगा। इस तरह से सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए। Cl का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जुड़ गया। अब Cl के पास कितने आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूटिलाइज हो गया, अब बचे हैं 6। तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। ऐसे यहाँ पर हम लोग ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे करके अपन लगा रहे हैं। सो दिस इज द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4 where you have to show the bond pairs as well as the lone pairs। इसके बाद मेरे पास आएगा BeF2। सेकेंड हमारे पास आ रहा है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो C आ रहा है BeF2, ठीक है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड के अंदर जब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो हमें पता है कि बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, पहली शेल में 2, दूसरी में 2। तो ये अपन ने देखा यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए। ये फ्लोरीन से आपने बॉन्डिंग वाले VACPR में पढ़ा है, इसका शेप लीनियर होता है। फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ आ गया, अब ये बचे इसके 6। ऐसे ही इसके एक यहाँ आ गया, ये बचे इसके 6। सो दिस इज द थर्ड कंपाउंड अकॉर्डिंग टू लिविस स्ट्रक्चर BeF2। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास CO3-2, डी आ रहा है हमारा CO3-2, जिसे अपन कहते हैं कार्बोनेट आयन। और ये सब अपन पहले भी कर चुके हैं। जिस वक्त मैंने आपको लिविस स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, उस वक्त आपने कार्बोनेट के स्ट्रक्चर बनाए थे। मैंने आपको बताया था कि ये आपका कार्बन है, और जब मैंने कहा था एक से ज़्यादा अगर बॉन्ड होते हैं तो एक जगह डबल बॉन्ड लगा लिया करो, ऐसे कहीं पर भी लगा लो, ये आपकी चॉइस है। ये इस तरह से आपका ये प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बचे कितने हैं 4, तो ये 2 लोन पेयर आ गए। ऑक्टेट पूरा कर लो, यहाँ पर 2 है इसके पास, अभी ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 6 हो गए। यहाँ भी 2 हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके पास भी 6 हो गए, करेक्ट। तो इस तरह से ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर अपन ऊपर -2 लगा देंगे। तो ये आपका कार्बोनेट का लिविस स्ट्रक्चर बन गया और आपके सामने है। लास्ट एग्जाम्पल दी है फॉर्मिक एसिड। अच्छा है ये वाला भी। E इज फॉर्मिक एसिड, इस क्वेश्चन का लास्ट है। फॉर्मिक एसिड आप सब जानते हैं, उसको लिखते हैं अपन HCOOH। तो फॉर्मिक एसिड इज रिटन एज HCOOH। इसका आयोपिक नेम होता है एक कार्बन का एसिड मीथेन, E हटा के OIC, मीथेनोइक एसिड। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये हमारे साथ देखेंगे आप, ये कार्बन है। इस कार्बन पे यहाँ पर जैसे हमने एक H लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड करके O लगाया है, यहाँ पर फिर हमारा एक O आएगा और फिर हमारा ये H आ जाएगा, ठीक है। ये बना बना के हेटेरो ट्रायल देख लेते हैं लोग, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आपको पता है फ्रॉम क्लास 10th यू नो COOH हाउ यू राइट, C डबल बॉन्ड OOH, और इसमें एक H और लगा दो। अब आप हर उसका डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा देख लो। यहाँ तो डुप्लेट पूरा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इस कार्बन का पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8। इसके पास 2 और 4 हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लगाते हैं आप। इसके पास 2 हैं, तो अभी यहाँ पर ऑक्टेट करने के लिए ये 2 और लग जाएंगे, 2 4 6 8। इसके पास डुप्लेट कंप्लीट है। सो दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। तो आई होप कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन भी आपको बढ़िया समझ में आ गया, और लिविस स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट आ रहा है डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। अब मैं इसमें आपको बताऊं, ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन आपके पास है,
लिमिटेशन भी आपके पास है, सिग्निफिकेंस अपन लिखवा देते हैं क्योंकि वो एक लाइन अच्छे लगेगा। तो अब आप लिखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिख लें ऐसे, व्हाट आर, क्योंकि मैं अब मतलब लिमिटेशन तो आपको पता है, याद है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, याद है, SF6 पूरा पढ़ा हुआ था, और ऑक्टेट रूल का डेफिनेशन भी पूरी पढ़ी है। तो जो चीज़ें अपन ने थियोरेटिकल क्वेश्चंस करे हुए हैं, नो नीड टू रिपीट देम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप क्वेश्चन में डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग लिख लें जल्दी से, व्हाट आर या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ octet rule? What is the significance of octet rule? Significance, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रही हूं। It helps us to identify that y atoms combine with each other, y atoms combine with each other to form ionic or covalent compounds, to form ionic or covalent compounds. So this line you can write for significance, limitation and definition you have already कॉपी में आपको मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ ये, ठीक है। अब आपका एक और क्वेश्चन है, वो भी आपने करा हुआ है, लेकिन चलो अपन कर लेते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछते हैं कि राइट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई लेटिस एनर्जी। बट चलो कर लेते हैं, एक दफ़ा रिवीजन हो रहा है ये हमारा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए? तो उसके लिए पहला आप लिखेंगे लो आयोनाइजेशन एनर्जी, IE यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। बी आप लिखेंगे मोर नेगेटिव डेल्टा HEG, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो डेल्टा HEG मीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हाई यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सी आ जाएगा अपना हाई लेटिस एनर्जी। तो ये 3 अगर कंडीशन हैं हमारे पास, तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड जो है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड हमारा बन जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग VSEPR मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे अपन ने पूरा करा हुआ है पूरा ये। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, जो अभी मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं इनका स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है यूजिंग, क्या यूज करते हुए, VSEPR मॉडल। इस मॉडल को साथ में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हमें इन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। पहला इसमें से आ रहा है BeCl2। तो चलिए अपन इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ VSEPR। तो हमारे पास VSEPR का रिवीजन भी हो जाएगा। आपको यहाँ BeCl2 में देखना है कि बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और वो 2 ही Cl से जुड़ा हुआ है, मतलब उसके आउटर शेल में लोन पेयर नहीं है। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी, जहाँ पर सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, शेप बिकम्स लीनियर विद एंगल 180 डिग्री। याद आ गया? इस तरह से हमें समझाना है। तो हम कहेंगे, इस तरह से हम कहेंगे BeCl2 में अराउंड
अराउंड बेरिलियम, है ना, अराउंड बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, नो लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर बट नो लोन पेयर्स, है ना। तो अराउंड बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, नो लोन पेयर्स, hence the shape is regular, hence the shape is regular, that is which one, linear, that is linear, and angle is 180 डिग्री। सो इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देना है, फिर आप उसका शेप बना दें लीनियर। ये बी है आपका, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, लोन पेयर लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं चाहें जब भी चलेगा। तो ये आपका पहला वाला हो गया है, दिस इज नॉन एज BeCl2, वी हैव एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ VaCpR। इससे पहले भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, बट यहाँ वो VaCpR के अकॉर्डिंग कह रहा है कि आप उसको समझाओ। नेक्स्ट आपका आ रहा है सेकेंड जो कंपाउंड दिया है वो दिया है BeCl3, BeCl3, जैसे अपन ने BF3 करा था, BF3 करो या BeCl3 करो, बात एक ही है। हमें तो यहाँ सेंट्रल एटम को देखना है जो कि हमारा बोरोन है। सेंट्रल एटम बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 Cl से जुड़े हुए हैं, तो नो लोन पेयर। तो अगर 3 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, रेगुलर ज्योमेट्री, शेप इज ट्रायगोनल प्लेनर एंड द एंगल इज 120 डिग्री। याद आ गया? तो अपन कहेंगे यहां पर बोरोन हैज 3 BP बॉन्ड पेयर्स, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। तो शेप क्या आ जाएगा हमारा? शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल हमारी आ जाएगी 120 डिग्री। शेप इज दिस बी, एक Cl यहां लगा दें, एक Cl यहां लगा दें, एक Cl यहां लगा दें, वरना आप ट्राइंगल वाला शेप बना दो वो भी चलेगा। नेक्स्ट विल बी SiCl4। नेक्स्ट हमारा आ रहा है SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट वन SiCl4। यहां भी आप देखें कि सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 ही बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, 4 Cl हैं, नो लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, शेप इज टेट्राहेड्रल विद द एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो सिलिकॉन अपन कहेंगे सिलिकॉन हैज 4 बॉन्ड पेयर्स, नो लोन पेयर, तो शेप इज टेट्राहेड्रल, शेप इज टेट्राहेड्रल, एंगल कितना आ जाएगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स। और कैसे हो जाएगा? ये आपका Si है, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। सो दिस इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो ये आपका SiCl4 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा आपका SiCl4 के बाद अब आ रहा है AsF5। What does AsF5 means? As यानी आर्सेनिक, AsF5 यानी आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड। तो ये हमारा D आ रहा है, D हमारा आ रहा है AsF5, दैट इज आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड। इसके अंदर आर्सेनिक क्या होता है, कौन से ग्रुप का होता है? नाइट्रोजन के ग्रुप का, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। नाइट्रोजन के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आर्सेनिक के आउटर शेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 5 ही फ्लोरीन से जुड़ा है। इसका मतलब है कि रेगुलर ज्योमेट्री है और 5 बॉन्ड पेयर हैं, नो लोन पेयर, शेप इज ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, 2 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, 2 बॉन्ड्स, 2 एक्सियल है लंबे और 3 इक्वेटोरियल हैं ट्राइंगल वाले छोटे। तो यहां कहेंगे अराउंड एस 5 बॉन्ड पेयर्स, नो लोन पेयर्स, है ना। आर्सेनिक के आसपास 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, नो लोन पेयर, तो शेप इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो शेप क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
angles 2 are of 90 degree with axial bonds, with longer axial bonds, ठीक है, and 3 are of 120 degree with equatorial bonds. So I hope this is clear. अब AsF5 कैसे बनेगा? ये आपका AS है, ये एक फ्लोरीन आ जाएगा, ये एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन नीचे आएगा और एक फ्लोरीन ऊपर आएगा। ये एक ट्राइंगल आ जाएगा आपका, ये आपका ट्राइंगल हो गया, एक पिरामिड आपका ऊपर और एक पिरामिड आपका नीचे, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सो दिस इज योर आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद आपको अभी तक जितने भी तुमने करे हैं, देखें आप ध्यान से, जितने भी आपने करे हैं अभी तक, वो सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं रेगुलर ज्योमेट्री को, जहां पर लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आ रहा है हमारा H2S, H2S। अब इसमें आप देखेंगे ये अच्छा है, E, H2S। यहां जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है। वी नो के सल्फर के आउटर शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6, अभी पढ़ा है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, अब बचे कितने? 4 के अगर पेयर देखोगे तो यानी 2 पेयर, तो वो क्या होंगे? 2 लोन पेयर। तो यहां पर अब वो वाला पूरा टेबल अपन को BSc-PR का रिवीजन करना है कि अगर मेरे पास सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर है, तो शेप क्या हो जाएगा? बेंट। पानी क्या याद है? शेप बिकम्स बेंट विद एंगल, जो भी थे एंगल चलो छोड़ो, वो तो पानी की थी, इसकी अलग होएगी, बट एंगल की जरूरत नहीं है, अपन को तो स्ट्रक्चर पूछ रहे हो। तो सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, sulfur has 6 electrons in the outer shell. Among them 2 are bond pairs. Correct? 2 are bond pairs, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बना लिए उन्होंने, एंड 2 are lone pairs. So the shape is distorted, शेप हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, becomes bent, ठीक है। ये आपका सल्फर है, ये आपका H है और ये आपका H है। एक लोन पेयर यहां लगा दें आप, एक लोन पेयर यहां। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग इन दिस क्वेश्चन द शेप विच इज डिस्टॉर्टेड वन हैविंग लोन पेयर। लोन पेयर वाला शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड शेप माना जाता है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ रहा है आपका PH3, नेक्स्ट वन विल बी PH3, F आ रहा है हमारा PH3। इसमें फिर हम देखेंगे कि फॉस्फोरस जो हमारा है उसके आउटर शेल में, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे है, उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड पेयर बना दिया, बचे 2, यानी 1 लोन पेयर है। तो फॉस्फोरस के आसपास कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे? 3 बॉन्ड पेयर्स, बट 1 लोन पेयर। आपको पता है टोटल 4 हैं, जिनमें से अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो शेप बिकम्स पिरामिडल। तो यहां पर हम कहेंगे अराउंड फॉस्फोरस के आसपास 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, है ना। 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। सो द शेप इज डिस्टॉर्टेड का मतलब कि शेप जो है आपका बिकम्स पिरामिडल। द शेप इज डिस्टॉर्टेड बिकम्स पिरामिडल, and angle you are not supposed to say because the angle is different from ammonia. So how we will draw the shape of PH3? This is P, 1 H will be here, 1 H will be this side, 1 H will be here, and a lone pair is there on phosphorus atom. So this is the end of this question, and it is a very very important question because it deals with VSEPR, that is valence shell electron pair repulsion theory.
सो हरी अप, फिनिश इट फास्ट, देन वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पूरा कर लेंगे वाला। इसके बाद हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भी सारे क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी गुड लेवल क्वेश्चन। अगर आपने ये सारा थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चन, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट, although geometries of ammonia and water molecules, although geometries of water and ammonia, although geometries of water and ammonia are distorted tetrahedral, are distorted tetrahedral, are distorted tetrahedral, ठीक है, distorted tetrahedral, but the angle in water, but the angle in water is less than the angle in ammonia. Explain. So again a good question, is a reasoning question, but depends again upon VSEPR model. Question based on VSEPR model. Understood? So please remember that like distorted tetrahedral, why they have given the mean distorted tetrahedral? Because actually ammonia and water belong to 4 electron pairs. If all the 4 electron pairs are bond pairs, it becomes tetrahedral. But if suppose among these 4 electron pairs, 3 are bond pairs and 1 lone pair, it is pyramidal, but it can be said as distorted tetrahedral also. The same is applicable in case of water. It is bent, but it is in the same category. So we can say distorted tetrahedral. अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करो। कह रहा है कि पानी और अमोनिया दोनों डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पानी में एंगल अमोनिया से भी कम क्यों है? अपन को पता है कि अमोनिया की एंगल 107 डिग्री है और पानी का एंगल 104.5 डिग्री है। ये सब हमें याद होना चाहिए। ये इसका रीज़न ये है कि अमोनिया के पास 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है ना। पानी के पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो कम है किसके मुकाबले में? लोन पेयर मतलब अपन ने जो रिपल्शन पढ़ा था पोस्टुलेट्स VSEPR में, उसमें पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। बिकॉज इन वाटर वी हैव 2 लोन पेयर, सो देयर इज अ लोन पेयर रिपल्शन विच इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एज एन अमोनिया, सो द शेप इज डिस्टॉर्टेड मोर एंड द एंगल और कम हो गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात जो मैंने समझाई आपको। तो अपन यही आंसर अपन इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो अपन इस तरह से लिखते हैं आंसर, इन अमोनिया 3 bond pairs and 1 lone pair is there, while in water 2 bond pairs and 2 lone pairs exist. So repulsion between lone pair is more than lone pair bond pair. Hence the angle is reduced. So it's a good question, simple 1 mark रीजनिंग क्वेश्चन था ये। इसके बाद आ रहा है हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड लेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। 1 मार्क क्वेश्चन, हाउ डू यू एक्सप्रेस the bond length in terms of bond order,
ऑर्डर। क्या कह रहे हैं, हाउ डू यू एक्सप्रेस, कैसे आप एक्सप्रेस करोगे बॉन्ड लेंथ को इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। हमने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर व्हाट द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी एंड लेसर इज द बॉन्ड लेंथ। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो उस कह रहा है कि आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर को रिलेट करो। तो हम कहेंगे यहां पर आंसर में ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है आपका उतना ही आपकी बॉन्ड लेंथ कम है। सो अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन बट इट इज गुड क्वेश्चन। फिर जैसे डिफाइन बॉन्ड लेंथ, ये सब हमारे पास है। फिर रेजोनेंस पूछ रहे हैं, जैसे कार्बोनेट का बनाइए, वो सब हमने करा हुआ है। देन हमसे पूछा जा रहा है, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ इजी भी हैं बहुत। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो बोथ CO2 एंड वाटर आर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्दो बोथ CO2 एंड वाटर आर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, दोनों के दोनों क्या है, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑल्दो CO2 एंड वाटर आर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स बट द शेप ऑफ वाटर इज बेंट while of CO2 is linear, but the shape of water is bent while that of CO2 is linear. Understood? I think all of you know that water is bent but CO2 is linear. Asking that you have to give the answer of this question. Explain these on the basis of dipole moment. Explain these on the basis of dipole moment. A good question again. यहां पर आप देखो कि डायपोल मोमेंट वाला जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट पोलैरिटी बताता है। डाई यानी दो, पोल यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसके डेफिनेशन बताई थी, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज न्यूक्लियाई। तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, रिकॉल करें आप डायपोल मोमेंट जो आपको पढ़ाया गया था और उससे आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दोनों में ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी ट्राई एटॉमिक है, ये C2 3, ये भी 3 एटम है दोनों में, लेकिन शेप पानी का बेंट है और CO2 का लीनियर है। अब यहां पर हम VSEPR से नहीं समझा सकते, यहां पर वो हमसे कह रहा है कि आप समझाइए विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट। तो हमें ये बताना है कि जब हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखा तो हमने देखा कि CO2 का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 आ रहा था, इसकी वजह से उसका शेप लीनियर है। इधर से कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड मतलब इंडिविजुअल बॉन्ड है वो दूसरे इंडिविजुअल बॉन्ड को कैंसिल कर देगा, तो 0 आ रहा है, इसलिए उसका शेप को लीनियर रख रहा है। बट जब हमने डायपोल मोमेंट देखा वाटर का तो वो 1.84 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है उसका शेप लीनियर हो ही नहीं सकता, उसका शेप अलग है, यानी वो बेंट है। तो हम इस तरह से आंसर देंगे, एक्सपेरिमेंटली it is found that dipole moment यानी mu of CO2 equal to 0, hence its shape is linear, that is ये C, ये O, ये O है ना, यहां पर डायपोल मोमेंट ये जा रहा है, यहां पर डायपोल मोमेंट ये जा रहा है। सो इंडिविजुअल, इसे अपन कहते हैं ना इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल्स कैंसिल ईच अदर, इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल्स कैंसिल
ईच अदर, है ना, जब वो कैंसिल कर देंगे तो इसलिए उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। वाइल इन केस अपन किसको ले रहे हैं अब हम ले रहे हैं H2O को। वाइल इन H2O म्यू इक्वल टू 1.84, तो H2O में हमने देखा कि म्यू जो है वो हमारा 1.84 है, हेंस इट इज बेंड, मतलब यहां पर कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो ये आपका, ये देखो आप यहां पर कैसे कैंसिल होगा, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, इसका समअप यहां आ रहा है, इट कैन नॉट बी कैंसिल। तो अपन कहेंगे म्यू इक्वल टू 1.84 हेंस इट्स बेंट, द इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। यहां ये लिख लेंगे लास्ट में, इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स कैन नॉट कैंसिल ईच अदर आफ्टर ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर। ये बना के आप लिख लो, इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। तो ये आपका हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपन आज की क्लास का करेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, arrange the following molecules, arrange the following molecules in increasing order, arrange the following molecules in increasing order of ionic character, arrange the following molecules in increasing order of ionic character। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर में हमें अरेंज करना है। LiF K2O N2, ये है मॉलिक्यूल्स, LiF K2O N2 5 दिए हुए हैं हमें, SO2 और ClF3, SO2 और ClF3। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अगर एक भी ऑर्डर आपने इधर उधर कर दिया तो आपको फिर नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव अगर नीट और IIT है तो माइनस में चला जाएगा, वरना 0 मिल जाएगा अगर स्कूल लेवल पे है, बोर्ड लेवल पे। तो अब आप एक मिनट देखिए, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ क्या पूछ रहा है वो कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर ऑफ देयर बॉन्ड्स, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ देयर बॉन्ड्स। इसके अंदर कोई एक सच कोई रूल नहीं है, लेकिन हमें खुद समझ में आ जाता है। जैसे N2 है, N2 में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, मतलब नॉर्मली अपन जब देखते हैं आयोनिक बॉन्ड का बनना या फॉर्मेशन, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। N2 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट N2 है, यानी सबसे कम आयोनिक N2 है। तो ये तो अपन सबसे पहले N2 तो लिख ही लेते हैं, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इसके बाद जब आप आएंगे तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि N2 के बाद अगर आप देख रहे हैं, जैसे अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो जब उनसे हेलोजन जुड़ेगा तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वहाँ आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा। तो इधर अपन जैसे लिथियम है, पोटेशियम से, तो अल्कली मेटल्स। अब इधर आएंगे अपन इस साइड, जब इस साइड आएंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहे हैं हमें, तो मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम हुआ। तो यानी कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा हुआ, कोवेलेंट। उसके बाद फिर क्लोरीन के बाद सल्फर दिख रहा है। अब जैसे Li और K में लिथियम बिल्कुल इस साइड है, अल्कली मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किससे, पोटेशियम से। तो हम इसलिए यहाँ पर, और छोटा भी है तो मतलब फिट है वो फ्लोरीन के साथ, K2O, और फिर लास्ट में हम लोग का आ जाएगा LiF। तो थोड़ा सा इसके अंदर कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता, बट जितने हम करवा रहे हैं उतने आप कर लो तो आप बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाएंगे आप। सो दिस वी हैव डन टुडे। अब अगली क्लास में हमारे पास जो अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस है वो हम कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा एक और हमें नियरली लेक्चर लगेगा, या 2 भी लग सकते हैं, बट एक तो 100% लगेगा, जिसमें हम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। टिल दैट टाइम यू हैव टू फिनिश रिवीजन ऑफ बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एज आई टोल्ड यू, इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम DSC team, Dr. Amina, HOD Chemistry. Bye bye my dear children.